हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल विंग्स ऑफ फेयर। आज की जो हम फिल्म की बात करने वाले हैं, ये फिल्म एक रियल इवेंट पे बेस्ड है। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक दरवाज़ा दिखाया जाता है जिसमें लिखा होता है फेथ, और एक औरत का दिखाया जाता है जो कि एक बुक से कुछ मंत्र बोल रही थी, और उसी के सामने एक लेडी बेड से बंधी थी और वो जोर जोर से चिल्ला रही थी और कह रही थी डोंट डू दिस। फिर हम ये देखते हैं कि रिसेंटली उसने एक बेबी को जन्म दिया है और वो बोल रही है कि उसका बच्चा जिंदा है, उसे छोड़ दो। फिर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसके हाथ में एक बॉक्स था और उस बॉक्स के अंदर वही न्यूबॉर्न बेबी था। उस आदमी ने बच्चे को दफनाने के लिए एक जंगल में लेके जाता है। यहाँ हमें ये दिखाया जाता है कि वो आदमी खड्डा खोदता है और उस खड्डे के अंदर और उस बॉक्स को दफना देता है। यही सीन चेंज होता है उस लेडी को ऊपर जो कि बंधी हुई थी। उसको पॉइजन का इंजेक्शन दिया जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। उसकी डेथ के बाद उसकी आंखों के ऊपर 2 कॉइन्स रखे जाते हैं। सीन जो है वो प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हमें 2 कपल दिखाए जाते हैं, रे और लैम, जो कि गेस्ट हाउस मर्सी होम में कुछ दिनों के लिए स्टे करने के लिए आए हैं। ये उनकी एक वैकेशन ट्रिप थी। जब ले और रेम घर में एंटर करते हैं तब उन्हें घर के अंदर वॉल्स पे कुछ छोटे बच्चों की फोटोज लगी हुई दिखती हैं। फिर लेम जो है न्यूज़पेपर उठाता है और हमें न्यूज़पेपर में दिखता है कि रे की फोटो थी। यहाँ हमें ये पता चलता है कि रे एक रिपोर्टर है और फिलहाल उसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। तभी मर्सी होम की ओनर मोनिका आती है और उन्हें वेलकम करती है। मोनिका रे से पूछती है व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग न्यू अराइवल। तभी रे कहती है कि वो तो सिर्फ 3 मंथ्स प्रेग्नेंट है, पर उसे कैसे पता। तो मोनिका जवाब देती है कि उसके चीक्स का ग्लो बता रहा है और उसकी माँ ने कहीं डिलीवरीज करी है, तो वो ऐसी चीजें सेंस कर लेती है। रे मोनिका से मर्सी होम के बारे में पूछती है। तब मोनिका बताती है ये घर 1848 में किसी वेल्दी मर्चेंट ने बिल्ड किया था और उसके मदर को इसका पोजीशन 1945 में मिल गया था। मोनिका रे से उसका प्रोफेशन पूछती है तो रे बताती है कि वो एक जर्नलिस्ट है। मोनिका दोनों को उनका कमरा दिखाती है और उस डोर पे एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पे फेथ लिखा था। रे रूम के अंदर जाती है तो उसे अजीब से विजन आते हैं और वो काफी डिस्टर्ब हो जाती है। फिर रे और लेम अपने बैग्स अनपैक करने लगते हैं। तब उनकी कन्वर्सेशन से हमें ये पता चलता है कि रे को हेलुसिनेशन हो रही है, उसे अजीब सी चीजें दिखती है, इसीलिए उसने थेरेपिस्ट से अपनी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी है। तभी रे को फील होता है कि उसके पैर किसी ने खींचे हैं और वो डर जाती है, बट लेम कहता है कि ये सिर्फ उसका वहम है। फिर रे लेम से कहती है कि वो बस बाहर जाके वॉक करके आएगी क्योंकि उसे फ्रेश होना है। फिर हम लेम को देखते हैं जो कि अपनी गिटार लेके ऊपर अपस्टेयर एक कमरे में जाता है। तभी थोड़ी देर में मोनिका आती है एक कागज का टुकड़ा लेके, और वो लेम से कहती है कि उसने उसे पहचान लिया है और इसीलिए रजिस्टर से उसने वह एंट्री हटा दी थी। लेम कहता है कि वो सब चीजें उसके लिए खत्म हो चुकी है और उसने जो किया उस पे वो शर्मिंदा है और वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है और ये विश्वास करता है कि वो रे को कुछ नहीं बताएगी। यहाँ हमें ये पता चलता है कि लेम रे से कुछ छुपा रहा था। फिर हम रे को देख पाते हैं जो जंगल में वॉक करते वक्त भी उसे हेलुसिनेशन होते हैं। तभी एक बूढ़ा आदमी रे को पूछता है कि उसकी वॉच गोल्ड की है क्या, तो वो कहती है ये वॉच उसको उसके पेरेंट्स ने गिफ्ट की है। रे वॉक करते हुए अपने पेरेंट्स को कॉल करके थैंक्स बोलती है वॉच के लिए। तभी रे जंगल में घूमते घूमते एक ऐसी जगह आती है जहाँ बोर्ड्स लगे होते हैं डू नॉट पास हियर, और एक बेंच रखी होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम ले को उस पेपर को खोलते हुए देखते हैं। उसमें लिखा हुआ था कि रे पहले भी यहाँ आ चुका है किसी एमी नाम के लड़की के साथ। इससे हमें ये पता चलता है कि ले जो था वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहा था और रे को चीट कर रहा था। रे उस कमरे में अपना पियानो प्ले करने लगता है और उसे कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती है, बट वो उस चीज को इग्नोर कर देता है। फिर हम रे को देख पाते हैं जो जंगल में एक लेडी के स्पिरिट को देखती है जिसके ड्रेस पे खून के निशान थे। रे उस लेडी को आवाज देती है बट वो औरत अचानक से गायब हो जाती है। रात को डिनर के टाइम
रे मोनिका से पूछती है, ये घर पहले मैटरनिटी होम हुआ करता था ना? फिर मोनिका बताती है, हाँ, उसके माँ ने हंड्रेड्स ऑफ बेबी इस घर में डिलीवर किए हैं और उनको एडॉप्शन के लिए काफ़ी वेल्दी फैमिली भी मिली है। मोनिका एल्बम्स दिखाती है जहाँ पे बेबीज की फ़ोटो थी जो डिलीवर हुए थे यहाँ। रे पूछती है, उन औरतों की फ़ोटोज़ कहाँ है जिन्होंने इन बेबीज़ को डिलीवर किया है? तो मोनिका कहती है, वो चीज़ काफ़ी कॉन्फिडेंशियल है और वो हम नहीं दिखाते। मोनिका अपनी माँ की बहुत तारीफ करती है और बताती है कि वो एक बिजनेस वूमेन थी और काफ़ी हेल्पफुल थी। फिर रे और लेम अपने रूम में आते हैं। तभी रे को दिखता है कि उसके रूम के टेबल में एक बुक रखी थी जो कि कम्प्लीटली ब्लैंक थी। तो लेम उसे कहता है कि वो इसमें कुछ लिख सकती है ताकि उसका वक्त कट जाए। रात को सोते समय रे को फिर से एक डरावना सपना आता है और वो डर से उठ जाती है और अपनी मेडिसिन लेने लगती है, बट वो ले नहीं सकती बिकॉज शी इज़ प्रेग्नेंट और प्रेगनेंसी में उसके लिए मेडिसिन ठीक नहीं थी। वो अपने आप को कंट्रोल करती है और दवाई वापस रख देती है। हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि रे जो थी वो उन विजन्स की वजह से काफ़ी ट्रस्ट थी और इसी वजह से उसे मेंटल डिसऑर्डर हुआ था। वो लेम को आवाज़ देती है कि यहाँ पे एक गंदी बदबू आ रही है, बट लेम सो रहा था तो इसीलिए वो जवाब नहीं देता। तभी रे को नीचे एक कॉइन दिखता है और वो उसे उठा लेती है। तभी उसे दूसरा कॉइन दिखता है और रे कॉइन को फॉलो करते हुए और वो अपस्टेयर जाती है उस कमरे के पास। ये वही कमरा था जहाँ लेम जो है अपना म्यूजिक प्ले कर रहा था। उस कमरे के बाद रे को एक आत्मा दिखाई देती है जो कि उसी लेडी की स्पिरिट थी जो उसने जंगल में देखी थी। उस लेडी की स्पिरिट को देख के रे डर जाती है। फिर एक दरवाजे के बाहर एक छोटी सी डॉल रखी होती है। वो दरवाज़ा अचानक से खुलता है और वो डॉल को अंदर ले लेता है और दरवाज़ा बंद हो जाता है। दरवाज़ा बंद होते ही उस दरवाजे पे बहुत सारा खून दिखता है। ये देख के रे जो है वो बहुत जोर से चिल्लाती है और सपने से उठ जाती है। लेम उसे कंसोल करता है कि ये एक डरावना सपना था, पर जब रे अपनी मुट्ठी खोलती है तो वो कॉइन उसके हाथ में थे। ये देख के वो समझ जाती है कि ये एक सपना नहीं था, ये एक हकीकत थी। फिर सैटरडे मॉर्निंग को रे और लेम कहीं बाहर जाने के लिए निकलते हैं। फिर रे मोनिका से कहती है कि घर में एक अजीब सी स्मेल है। तो मोनिका कहती है, हाँ, बेसमेंट में कूड़ा रखा है, वो आज ही उसे फेंक देगी। रे लेम को बताती है कि उसने फिर से उस औरत की स्पिरिट देखी रात को। फिर यहाँ से सीन जो है वो शिफ्ट होता है और हम मोनिका और वही बूढ़े आदमी को बेसमेंट में देखते हैं जहाँ एक बॉक्स रखा हुआ था और वो दोनों उस बॉक्स को घूर रहे थे। फिर लेम और रे एक लाइब्रेरी में जाते हैं जहाँ रे जो है अपने पढ़ने के लिए कुछ बुक्स ढूंढ रही थी। तभी लेम को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड एमी का कॉल आता है बट वो रिसीव नहीं करता। फिर रे को एक बुक दिखती है, उसके अंदर एक न्यूज़पेपर का पेपर था जिसमें मर्सी होम की न्यूज़ थी। तभी लाइब्रेरियन आ जाती है और रे उस लाइब्रेरियन से पूछती है क्या उसके पास मर्सी होम्स की और कोई इंफॉर्मेशन है। तो लाइब्रेरियन उसे मना कर देती है। रे और लेम वापस मर्सी होम आते हैं। रे अपने कमरे में आती है और इंटरनेट में सर्च करने लग जाती है मर्सी होम के बारे में और वही सीन लेम पे शिफ्ट होता है और हम लेम के बारे में पता चलता है कि लेम न्यूयॉर्क में अपने म्यूजिक रिकॉर्डिंग भेजी थी एक एजेंसी द्वारा, बट वो रिजेक्ट हो गई। इससे जो है लेम काफ़ी डिस्टर्ब होता है और उदास भी होता है। लेम उसी म्यूजिक रूम में जाता है और नोटिस करता है कि रिकॉर्डर जो है वो ऑन था और उसमें 18 घंटे की रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड हुई थी। वो उस रिकॉर्डिंग को सुनने लगता है और उसे एक औरत की चिल्लाने की और रोने की आवाज़ सुनाई देती है। रे लेम को आवाज़ देती है और घर के बाहर लेके जाती है। वो लेम से कहती है जो भी विजन मुझे दिख रहे हैं वो इस जगह से जुड़े हैं और ज़रूर मुझे कुछ कहना चाहते हैं। फिर मोनिका को एक कॉल आता है। ये कॉल लाइब्रेरियन का था जो कि बताती है मोनिका को कि रे मर्सी होम के बारे में पूछताछ कर रही थी। हमें ये पता चलता है। फिर मोनिका रे के बारे में इंटरनेट पे सर्च करती है और उसे पता चलता है कि रे ने अपनी बीमारी के बारे में एक ब्लॉग लिखा है और वो किसी मेंटल स्ट्रेस डिसऑर्डर से सफ़र कर रही है और उसी रिलेटेड मेडिसिन भी ले रही है। फिर सीन शिफ्ट होता है रे और लेम पे, जहाँ रे को डाउट था कि इस जगह कुछ तो हुआ है। वो लेम को कहती है उस जंगल में चलने के लिए। उसी बेंच के पास वो लेम को लेके जाती है
लेम उसे रोकने की काफी कोशिश करता है बट रे नहीं रुकती। रे जब अंदर जाती है जंगल के तो उसे एक पेड़ दिखता है। उस पेड़ पे कुछ डॉल्स लटकी हुई थी और कुछ बच्चों की हड्डियां भी थी। ये वही जगह थी जहाँ बच्चों को दफनाया जाता है। रे जो है इस जगह की फोटो खींचती है और वापस आते वक्त उसे वही बूढ़ा आदमी दिखता है। वो उसे कहता है तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, तुम वापस चली जाओ अपने घर। बट रे नहीं मानती। फिर रे लेम को बताती है कि उसे कोई आइडिया नहीं है कि उसने क्या देखा है। बट लेम उसकी बातों पे विश्वास नहीं करता और बोलता है कि ये सिर्फ तुम्हारी इमेजिनेशन है। रे कहती है कि नहीं, ये मेरी इमेजिनेशन नहीं है, तुम मेरे पे विश्वास करो। तो लेम कहता है तुम इसे झूठ क्यों नहीं मानती। तो रे कहती है कि ये पूरी जगह ही झूठ है। लेम कहता है कि ये जगह हमारे लिए सही नहीं, हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो रे कहती है नहीं, यहाँ पे उसको काफी स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है और यहाँ आके उसे एक पर्पस दिख रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम देखते हैं रे, लेम और मोनिका डिनर कर रहे थे। रे मोनिका से पूछती है कि उसे पता चला है कि उसकी मदर रोज और इस घर को काफी बार पुलिस इन्वेस्टिगेशन किया गया है। रे कहती है यहाँ काफी डेथ्स हुई थी। मोनिका कहती है हाँ ये सच है और काफी दर्दनाक भी। उसकी माँ ने काफी हेल्प करी थी उन लड़कियों को जिनकी फैमिली ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया और छोड़ दिया, जिनके पास प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट और डिलीवरी करने के लिए पैसे नहीं थे। मोनिका कहती है कि तुम प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके देख लो, वहाँ कितने बच्चों के अबॉर्शन होते हैं, उससे कम तो मर्सी होम में हुए थे। उसकी मॉम ने काफी मेहनत करी है, काफी मदद की है। मोनिका कहती है कि उसकी मम्मा को कभी अप्रिसिएशन नहीं मिला और वो पुराने जख्म को नहीं खोलना चाहती। अब लेम और रे अपने कमरे में आते हैं तो लेम रे को समझाता है मोनिका ठीक कह रही है, ये घर हॉन्टेड नहीं है और वैसे भी कल हमारा आखिरी दिन है, कल तुम्हारा बर्थडे है, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। फिर हम देखते हैं वो बूढ़ा आदमी एक कॉफिन बना रहा था। फिर उसी रात एक बहुत बड़ा तूफान आता है और उसकी आवाज से फिर हम देखते हैं कि रात को बहुत बड़ा तूफान आता है और ऊपर वाले रूम से कुछ म्यूजिक की आवाज आ रही थी। लेम जो है वो तैयार होके ऊपर वाले कमरे में जाता है। तो जैसे ही वो कमरा खोलता है उसे दिखता है कि पहले से ही वहाँ गिफ्ट्स और कैंडल जली हुई थी और एक डॉल चेयर पर बैठी थी। उसी कमरे में अजीब सी आवाज आती है और एक छोटे बच्चे की स्पिरिट उसे दिखाई देती है और मिरर में साइमन से करके लिखा हुआ था ब्लड से। नीचे रे अपने कमरे में उस बुक को देखती है जो अपने आप ओपन हो गई थी। कैंडल के सामने वो उस बुक के पेजेस को वो खोलती है और जैसे ही वो खोलती है उसमें लिखी हुई राइटिंग विजिबल होने लगती है। एक लड़की ने वो एक डायरी लिखी थी जिसमें वो प्रेग्नेंट है और उसके पेरेंट्स ने उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। उसका नाम फेथ है। ये नाम हमने रे और लेम के कमरे के लगे बोर्ड पर देखा था और ये नाम हमने स्टार्टिंग में भी देखा था उस कमरे के बाहर। फेथ बताती है जो भी लेडी डिलीवरी के लिए इस कमरे में आती है उसका नाम फेथ रखा जाता है। जितने भी लेडीज के साथ यहाँ डिलीवरी हुई है हम सब फेथ पर छोड़ दिया जाता है। मैं या मेरा बच्चा यही मर जाए तो ये लिखा हुआ मेरी टेस्टामेंट होगा। कोई भी लड़कियों को लेटर पेन नहीं दिया जाता था और उनको अपने घर वालों से भी बात करने की परमिशन नहीं थी। मैं ये डायरी लेमन जूस से लिख रही हूँ। ये घर इतना डरावना है कि खुद के बच्चे की माओ को अपने खुद के बच्चे को रोता हुआ देखना पड़ता था, बट उन्हें परमिशन नहीं थी कि वो उन्हें हाथ भी लगाए। नर्सरी रूम में मदर रोज जो है वो बच्चों पे बहुत जोर जोर से चिल्लाती थी और उन्हें मारती भी थी। एक दिन एक निग्रो लड़की की डेथ हो गई और उसको नाम दिया गया चैरिटी। उसको एक बहुत सुंदर सा कॉफी कलर का बेबी हुआ था, बट मदर रोज इतनी क्रियोल थी कि उसने उस बच्चे को सिर्फ मोसलिस, एक थिक सिरप होता है जो कि सिर्फ शुगर कैन या फिर शुगर बीट से बनता है, वो सिर्फ उसे वो देती थी और पानी पिलाती थी। कभी कभी मैं चुपके से उस बच्चे को फीड कर देती थी, लेकिन एक दिन वो बच्चा सफोकेशन से मर गया। डायरी पढ़ते वक्त ही रे को लेम की हंसने की आवाज आती है और रे जो है वो ऊपर जाती है और देखती है कि लेम ड्रंक था
और वो काफी कड़वी बातें रे से करता है। लेम रे से कहता है वो उसे दबा के रखना चाहती है एंड वो उसे कभी तरक्की नहीं करना देना चाहती, उसे सिर्फ अपनी करियर की पड़ी है। तुमने मुझे अपने प्यार में फंसा के मुझसे शादी कर ली, ये लेम कहता है। अगर मुझे पता होता कि तुम इतनी बड़ी परेशानी हो तो मैं तुमसे प्यार नहीं कर। अब तो तुम प्रेग्नेंट हो और मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। ये सुन के रे इमोशनल होके बोलती है, ये सुन के रे इमोशनल हो जाती है और वो लेम से कहती है ये जगह हमारे लिए सही नहीं है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। बट लेम कहता है अब वो उसे टॉलरेट नहीं कर सकता, उसका पेशेंस खत्म हो चुका है। ये सुन के रे वहाँ से चली जाती है और फिर से वो डायरी पढ़ने लगती है। आगे उस डायरी में लिखा था मदर रोज को फेथ पे शक हो गया था, इसीलिए उसे किचन से निकाल दिया गया और लॉन्ड्री में काम करने के लिए बोला। वहाँ पे जो वेस्ट वाटर था उससे वो डायरी लिखा करती थी। फेथ ने लिखा था कि रोज सारी प्रेग्नेंट औरतों को खाने में ड्रग्स मिक्स करके दिया करती थी। एक दिन एक लड़की को बहुत लेबर पेन हो रहा था बट रोज नहीं गई क्योंकि वो अपना डिनर एंजॉय कर रही थी। उसने ये भी बोला कि कभी कभी उसने ये भी देखा है कि रोज जो है वो बच्चे और माँ की जो नाल होती है उसको कुक करके खाती थी। रे ये सब पढ़ के रोने लगती है और तभी लेम आता है और रे से माफी मांगता है और उसे हैप्पी बर्थडे विश करता है। अभी रे के लिए सबसे इम्पोर्टेंट था सच्चाई पता करनी, तो वो लेम को कहती है उसको मदद चाहिए, हम एक और दिन यहाँ रुक जाएंगे। लेम जो है वो मान जाता है। फिर संडे मॉर्निंग को मोनिका टी सर्व कर रही थी, तभी लेम बताता है कि रे की तबीयत ठीक नहीं तो वो ड्रग स्टोर चली गई है। मोनिका लेम को एक टी सर्व करती है जिसको पीने के बाद लेम को एक अजीब सा फील होने लगता है, जैसे कि कोई नशा हो। फिर मोनिका लेम से कहती है उसने कल रात को उनका झगड़ा होते हुए सुना था। हर मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम होती है बट मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। रे जो है वो पुलिस स्टेशन जाके एक ऑफिसर से मिलती है जिसने मर्सी होम और रोज को इन्वेस्टिगेट किया था। ऑफिसर रे को कहता है रोज मर चुकी है और जो हो चुका है वो हो चुका है। तो रे पूछती है मोनिका जो रोज की बेटी है क्या इस क्राइम में इन्वॉल्व है। तो ऑफिसर कहता है उसकी बेटी का जन्म बोस्टन में हुआ था और वो हमेशा ओवर द सी रही है, बोर्डिंग स्कूल में पढ़ी है, तो उसने कभी उसे इन्वेस्टिगेट नहीं किया। ऑफिसर बताता है उसने ये सुना था ये सारी शुरुआत हुई थी मिक्स रेस बेबीज, और वो बेबीज जो हेल्थ प्रॉब्लम के साथ बॉर्न होते हैं उन्हें कोई अडॉप्ट नहीं करता और ऐसे बच्चों को रोज को खुद पालना पड़ता था। ऑफिसर कहता है कि एक बार वो उस घर में गया था तो एक न्यू बॉर्न बेबी को डोर से पटक के मार दिया गया था और ये मर्डर रोज ने ही किया था। हमने हर एक डोर के सैंपल लिए बट हमें कोई ट्रेसेस नहीं मिले। तो रे कहती है उसे पता है कि वो कौन सा दरवाजा है। दोस्तों जिस रूम में लेम म्यूजिक प्ले करता था ये उसी कमरे का दरवाजा था, इसीलिए उस रात रे को विजन आया था उस डोर पे ब्लड है। रे कहती है उसे घर के पीछे देखा, एक जंगल में कुछ बच्चों की हड्डियां हैं और उन्हें दफनाया गया है वहाँ। ऑफिसर कहता है ये फिर भी एक मर्डर है, ये प्रूव करना मुश्किल है। रे कहती है कुछ तो लिंक होगा जो सच्चाई से कनेक्ट कर रही हो। रे इस केस को रीओपन करना चाहती थी। ऑफिसर कहता है कि उसके लिए हमें विटनेस चाहिए। तभी रे वहां से निकल के पहुंचती है मर्सी होम के आउट हाउस के पास जहां वो बूढ़ा आदमी था। रे उस बूढ़े आदमी को कन्फ्रंट करती है और पूछती है कि कितने बच्चों को दफनाया है उसने। वो बूढ़ा आदमी कन्फेस कर देता है कि उसने काफी बच्चों को दफनाया, कुछ बच्चे जिंदा थे और कुछ मर गए। ये सारी चीजें उसने की उसकी एल्डर सिस्टर रोज के कहने पे। यहाँ पे हमें पता चलता है ये बूढ़ा आदमी जो स्टार्टिंग सीन में जो यंग मैन दिखाया था ये वही है और ये रोज का भाई है। अभी हमें इस प्लॉट का सबसे बड़ा सस्पेंस रिवील होने वाला है। स्टार्टिंग सीन में जिस बच्चे को दफनाने के लिए वो लेके गया था वो कोई और नहीं रे थी, और जो औरत दिखाई गई थी फेथ वो रे की मदर थी। वो डायरी रे के मदर ने लिखी थी। उस रात इस बूढ़े आदमी ने रे को नहीं दफनाया और अडॉप्शन के लिए दे दिया। ये सुन के रे के होश उड़ जाते हैं
रे को विजन जो आते थे वो उस घर के थे, वो उसकी माँ के साथ हुआ था। रे उसी आदमी से मदद मांगती है। वो आदमी रे को बेसमेंट की कीज देता है और कहता है यहाँ पे तुम्हें काफी सबूत मिल जाएंगे। रे भागते हुए मर्सी होम जाती है। लेम रे का इंतजार कर रहा होता है। रे लेम को कहती है कि उसे काफी कुछ मिला है और वो उसे बताना चाहती है, बट उसे मोनिका को कुछ देर के लिए उलझाए रखना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं एक काले कपड़ों में कोई औरत पीछे से आके बूढ़े आदमी को मार देती है। मोनिका ने जो है वो घर डेकोरेट करके रखा था रे के बर्थडे के लिए, बट लेम कहता है रे की तबीयत खराब है तो वो हमारे साथ डिनर नहीं करेगी। लेम मोनिका को अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करता है। तभी मोनिका पूछती है उससे कि उसने उसका ऑफर कंसीडर किया क्या। लेम इस सवाल का जवाब नहीं देता और कहता है इस घर में कुछ ईविल हुआ है, तुम्हारी मदर ने किया है वो। मोनिका कहती है हाँ, मैं तुम्हें पूरी गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि इस घर में ईविल है और वो एक आदमी है। मोनिका बताती है उसकी मदर के लाइफ में एक हैंडसम सा आदमी आया था। उसकी माँ को किसी ने कभी चूज नहीं किया, बट उस स्ट्रेंजर आदमी ने उन्हें चूज किया। उस रात रोज और वो अननोन स्ट्रेंजर जो है वो इंटीमेट होते हैं और नेक्स्ट डे वो स्ट्रेंजर आदमी चला जाता है। मोनिका कहती है उसके बाद उसकी माँ प्रेग्नेंट होती है और वो एक बॉय को जन्म देती है। उसका नाम था साइमन जोसेफ। उसकी माँ ने अपने बच्चे को मार दिया विद द नेम ऑफ सेन, क्योंकि वो नाजायज औलाद थी। बट मेरी माँ उस स्ट्रेंजर आदमी के लिए तरस रही थी। लेम पूछता है क्या हुआ था तुम्हारे भाई को। मोनिका कहती है वो इंसान नहीं, शैतान था। मेरी माँ ने जो किया वो जरूरी था। हमें ये दिखाया जाता है कि रोज ने अपने बच्चे को दरवाजे पे पटक पटक के मार दिया। फिर हम रे को देख पाते हैं जो कि बेसमेंट में गई है और वहाँ पे उसे कुछ सर्जरी के टूल्स दिखते हैं, एक्साइलर की बोतल दिखती है और एक रजिस्टर था जिसमें सारी एडॉप्शंस की डिटेल थी और उसमें रे को किसने एडॉप्ट किया था वो भी डिटेल थी। रे की नज़र एक बॉक्स पे जाती है। वो बॉक्स को ओपन करती है तो उसमें एक बच्चे की हड्डी थी। तभी उसे एक बेबी की स्पिरिट दिखती है और वो डर के उससे भागने लगती है। हमें यहाँ ये पता चलता है ये स्पिरिट रोज के बच्चे की है जिसे उसने बेरहमी से मार दिया। रे दूसरे रूम में जाती है। वहाँ उसे कुछ बोतल्स दिखती है जिसमें खून था उन न्यूबॉर्न बेबीज का और कुछ हड्डियां लटकी हुई थी। रे ये सब देख कर डर जाती है और चिल्लाने लगती है। तभी मोनिका आती है और रे को पकड़ लेती है। यहाँ अब हमें इस मूवी का एक और राज पता चलने वाला है। मोनिका रे से कहती है इस मूवी का सबसे बड़ा राज खुलता है। मोनिका कहती है कि वही रॉस है। हाँ दोस्तों, रॉस जिंदा थी और मोनिका करके कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। रॉस को सिर्फ एक बेटा हुआ था साइमन, जिसे उसने मार दिया बेरहमी से। ये सुन के रे के होश उड़ जाते हैं। उसी वक्त लेम आके रे को बेहोश कर देता है और हमें ये पता चल जाता है लेम और मोनिका जो है वो मिल चुके हैं। मोनिका लेम को कहती है कि ये मेडिसिन जो है वो फिक्स इंटरवल टाइम पे ही देनी पड़ती है, तो ब्लड स्ट्रीम में ये डिटेक्ट नहीं होती और काफ़ी इंट्रेसेबल होती है और इससे जो फीटस है वो भी अलाइव रहता है। मोनिका रे के पास जाने लगती है। तभी लेम उसे रोकता है और पूछता है वो क्या करने जा रही है। यहाँ हम देख पाते हैं लेम कॉन्शियस में नहीं था और मोनिका ने लेम को ट्रैप कर दिया है, जिससे उसकी कही बातें को मान रहा था। मोनिका कहती है वैसे भी तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए था। लेम कहता है ये सच नहीं है। मोनिका कहती है कि ये उसके लिए एक बिजनेस है और वैसे भी वो अपने गर्लफ्रेंड एमी के साथ एंजॉय करे अपनी ज़िंदगी और अपना म्यूजिक। वैसे भी रे के मरने के बाद उसे काफ़ी इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा। फिर लेम उसे कहता है कि मरने के बाद डेड बॉडी की ऑटोप्सी होती है और उसको चेक करने पे पता चल जाएगा कि रे की मौत कैसी हुई। मोनिका उससे कहती है कि उससे पहले जो कंडीशन थी, जो मेडिसिन उसे दी जा रही थी, उसके ओवरडोज के वजह से रे की मौत हो गई। हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि मोनिका को पता था रे की हेल्थ कंडीशन के बारे में। उसी का फ़ायदा उठा के वो रे को मारने का प्लान करती है। लेम कहता है
उससे यहाँ नहीं रुकना चाहिए। फिर हमें रे को दिखाया जाता है जो कि बेड से बंधी थी और मदद के लिए अपनी माँ को बुला रही थी। तभी रे की माँ की स्पिरिट आके उसको अनटाई करती है। रे रूम के बाहर भागती है, तब उससे उन सारी औरतों की स्पिरिट दिखने लगती है जो कि मर्सी होम में मारी गई थी। रे बहुत डर जाती है और उस घर के बाहर भाग जाती है। जब वो आउट हाउस जाती है उस बड़े आदमी के पास, तब उसे दिखता है कि रोस ने उसे मार दिया। वो वहां से नाइफ लेके जंगल की तरफ भागती है। मोनिका जब ऊपर आती है रूम में तो वो देखती है कि रे यहाँ से भाग चुकी है और वो उसे फॉलो करते हुए जंगल में आती है। रे भागते भागते जंगल में उसी पेड़ के नीचे जा पहुंचती है जहाँ बेबीज को दफनाया गया था। वहीं पे लेम आ जाता है और उससे माफी मांगने लगता है कि उससे गलती हो गई, माफ कर दो और उस पे विश्वास करो। वो रे को बताता है कि मोनिका उसको कुछ तो डोज दे रही थी जिससे उसे नशे हो रहे थे और वो मोनिका के बातों में आ गया। तभी मोनिका पीछे से आकर लेम का गला काट देती है और लेम की मौत हो जाती है। जब मोनिका रे की तरफ उसे मारने के लिए बढ़ रही होती है, तभी बूढ़ा आदमी पीछे से आके मोनिका का गला काट देता है और उसे मार देता है। रे वहां से भाग जाती है और फिर जब रे को होश आता है तो वो एक घर में थी, सेफ, और उसका जो बच्चा था वो भी सेफ था। तभी एंडिंग में हमें दिखाया जाता है कि रे एक बेड में सोई है और वो बॉक्स अचानक से वहां आ जाता है और साइमन की स्पिरिट उसे दिखाई जाती है। उस बच्चे की स्पिरिट देखकर रे बहुत डर जाती है और बूम, मूवी यही खत्म हो जाती है। दोस्तों, उस बच्चे की आत्मा अभी भी एग्जिस्ट कर रही थी क्योंकि उसको दफनाया नहीं गया था और कुछ भी लास्ट रिचुअल नहीं करे गए थे।